नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 25 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सभी लोग शेयर करें और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर की दोस्तों जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां से जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन करिए। इसी के साथ अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है। दोस्तों, तो किसके द्वारा किया गया है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों। तो देखा जाए इसका जो करेक्ट आंसर है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने 22 अगस्त को देखिए नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो है नितिन गडकरी जी के द्वारा नई दिल्ली से शुरू किया गया है। प्रोग्राम का अगर हम उद्देश्य की बात करें इस कार्यक्रम का, तो भारत में 3.5 टन तक के जो वाहन है उन वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, भारत की बात करें, यहाँ पे भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम की बात करें तो भारत में वाहनों की सुरक्षा और गुणवत्ता को बढ़ावा देगा ये जो प्रोग्राम है। और इसके साथ ही साथ सुरक्षित वाहनों के निर्माण के लिए, ठीक है, ओईएम के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देगा। ये कार्यक्रम देखा जाए तो 3.5 GVW से कम M1 श्रेणी के प्रकाश के अनुमोदित मोटर वाहनों पर लागू किए जाएंगे। हर वाहनों पे नहीं है, देखा जाए किस पे ये प्रोग्राम लागू किया जाएगा, ये आपका कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। ये जो प्रोग्राम है दोस्तों न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ये दोस्तों 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा और जो है मोटर वाहन उद्योग मानक 197 पर ये आधारित होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? नितिन गडकरी जी के द्वारा, यानी कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी के द्वारा नई दिल्ली से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए नेशनल आइकन होंगे? निम्न में से कौन होगा दोस्तों निर्वाचन आयोग के जो मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए नेशनल आइकन? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों और इसका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें सचिन तेंदुलकर की उपलब्धियों की बात करें तो देखिए एक जाने माने क्रिकेटर और इसके साथ साथ इनको भारत रत्न भी मिला था सचिन तेंदुलकर। अब इन्होंने एक नई पारी की इनके जीवन की शुरुआत होने जा रही है। क्या? तो भारत के जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए सचिन तेंदुलकर को क्या बनाया दोस्तों? नेशनल आइकन बनाया है। किससे बनाया? निर्वाचन आयोग ने बनाया है। वर्तमान में देखिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों कौन है? राजीव कुमार है। इन्हीं की उपस्थिति में नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान सचिन तेंदुलकर जो है 3 वर्षों के लिए इस समझौते पर वो हस्ताक्षर करेंगे। और इससे क्या होगा तो देश के जो युवा हैं, युवाओं में सचिन तेंदुलकर के प्रभाव को देखते हुए जो है ये समझौता किया गया है कि एक आइकन बनाया जाएगा, नेशनल आइकन बनाया जाएगा। किसको? सचिन तेंदुलकर को। किस लिए? देखिए जो आगामी चुनाव होने वाला है, विशेष करके देखिए अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो लोकसभा के चुनाव में जो देश के युवा हैं उन युवाओं को चुनाव में भागीदारी बढ़ाने के लिए वो आकर वोट करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें चुनाव में। इस भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये लोगों को जागरूक करेंगे, विशेषकर युवाओं को जागरूक करेंगे। कौन दोस्तों? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो किसने बनाया दोस्तों? निर्वाचन आयोग ने बनाया है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि निर्वाचन आयोग कौन सी बॉडी है। अगर ये हमारे संवैधानिक बॉडी यानी कि हमारे संविधान में अगर इसका उल्लेख है तो संविधान के किस अनुच्छेद में जो है निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद तक किया गया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय तटरक्षक ने, बताइए, समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों
और इसका करेक्ट आंसर है सी है, ठीक है, फिलीपीन। ठीक है, फिलीपीन के जो तटरक्षक है उनके साथ भारतीय तटरक्षक ने समझौता किया है। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए जो है फिलीपीन तटरक्षक के साथ क्या किया है दोस्तों, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इसके लागू होने से क्या होता है, क्षेत्र में जो है वो सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके लिए दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग बढ़ेगा इससे, इस समझौते के। ठीक है, जब ये समझौता लागू होगा तो इससे जो क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, उसमें जो है एक जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो दोनों देशों के बीच में समुद्री सहयोग बढ़ेगा। ये जो समझौता ज्ञापन हुआ है किसके किसके बीच हस्ताक्षर हुआ है, तो समझौते ज्ञापन पर भारतीय तटरक्षक के जो महानिदेशक है राकेश पाल और फिलीपीन तटरक्षक के कमांडेंट एडमिरल, ठीक है, आर्टिमियो एम अबू ने जो है नई दिल्ली में इस पर हस्ताक्षर किया है। दोनों पक्षों ने देखा जाए तो समुद्री मुद्दों पर, ये दोनों पक्षों ने समुद्री मुद्दों पर ध्यान रखेगा पहली द्विपक्षीय बैठक की है। फिलीपीन तटरक्षक का 5 सदस्यों का शिष्टमंडल देखिए, जो कि 20 से लेकर के 24 अगस्त तक भारत के आधिकारिक यात्रा पे था। और इसी दौरान दोस्तों ये जो समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए जो समझौता हुआ है भारतीय तटरक्षक और फिलीपीन तटरक्षक के बीच में हुआ है। ठीक है, नीचे ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईएनएस सुनैना ने किस देश में प्रवेश किया, या फिर किस देश की यात्रा पे थे, किस देश के बंदरगाह पे प्रवेश किया है आईएनएस सुनैना ने किया है दोस्तों, किस देश के। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और आप चलिए मैं हिंट करती हूँ कौन सा देश जो है इस वर्ष ब्रिक्स जो है ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स देशों के जो है संगठन, जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसका मेजबानी कर रहा है, कौन सा देश कर रहा है। देखिए आंसर आप लोग का आ गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पे जो आईएनएस सुनैना है दोस्तों वो 21 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका का जो बंदरगाह है डरबन बंदरगाह, वहां पे उसने प्रवेश किया है। और इसी दौरान जहाज ने देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका जो नौसेना जहाज है, ठीक है, SAS किंग सुखेखुनु 1 के साथ डरबन में पैसेज अभ्यास भी किया है। किसने, आईएनएस सुनैना ने किया है। जहाज का जो स्वागत है डरबन नौसैनिक अड्डे के कार्यवाहक फ्लैग ऑफिसर है, कमांडिंग कमोडोर केनेथ सिंह है, और SCI के, ठीक है, SCI प्रिटोरिया के जो अधिकारी, उन्होंने इस जो है जहाज का स्वागत किया। ठीक है, भारत और दक्षिण अफ्रीका की बात करें दोस्तों तो ये जो है देखा जाए तो 30 साल की राजनयिक जो है साझेदारी, उसका जश्न मनाने के अलावा देखा जाए तो ये जो यात्रा किया आईएनएस सुनैना ने, बेसिकली उसका उद्देश्य क्या, एक तो राजनयिक साझेदारी है जो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच की 30 साल पुरानी, उसका जश्न मनाना, और इसी के साथ साथ जो भारतीय नौसेना है और दक्षिण अफ्रीकी नौसेना है उन दोनों के बीच में देखा जाए तो अंतर संचालनीयता, संयुक्तता और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य रहा है किसका, आईएनएस सुनैना का, जो कि डरबन बंदरगाह पर प्रवेश किया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप ना एटलस खोलिए और दक्षिण अफ्रीका जो देश, अफ्रीकी देश दक्षिण अफ्रीका, इसकी लोकेशन देखिए कि किन किन देशों से अपनी सीमा को साझा करती है, इसकी कौन सी सामुद्रिक सीमा है, कौन सी नदी है, ये सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें यहाँ पे पर्वत शिखर, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है वो आप इसके बारे में अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस बैंक ने यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो किस बैंक ने किया है दोस्तों यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन, तो दोस्तों ये किया है कैनरा बैंक ने। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी है, कैनरा बैंक ने किया है। तो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के अग्रणी खिलाड़ी कैनरा बैंक ने यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन पेश किया है। ठीक है, और ये एक तरीके से महत्वपूर्ण कदम रहा है। तो यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन किसने पेश किया है दोस्तों, तो ये किया है कैनरा बैंक ने। यह कदम कैनरा बैंक को नवाचार के मामले में सबसे आगे रखता है एक तरीके से, और इस अग्रणी सुविधा को ध्यान रखिएगा, ये जो सुविधा पेश की गई है कैनरा बैंक के द्वारा, ये पेश करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र में भी और वाणिज्य के दोनों क्षेत्रों में कैनरा बैंक जो है वो पहला बैंक बन गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही बात करें कैनरा डिजिटल रुपया ऐप का नाम जो है, नाम का एक ऐप जो है भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट के एक हिस्से के रूप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक है, तो किस बैंक के द्वारा किया गया दोस्तों यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन, ये किया गया है कैनरा बैंक के द्वारा। और ऐसा करने वाला कैनरा बैंक जो सार्वजनिक और वाणिज्य के दोनों क्षेत्रों में पहला बैंक बन गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि
विश्व जल सप्ताह किस वर्ष से आयोजित किया जा रहा है? देखिए अभी हाल ही में विश्व जल सप्ताह मनाया गया और ये जो सप्ताह है किस वर्ष से आयोजित किया जा रहा है, प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दोस्तों आप देख ही रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर है 1991, 1991, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें जो विश्व जल सप्ताह है, ये एक वैश्विक कार्यक्रम है जो कि हर साल किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है 1991 से, ध्यान रखिएगा 1991 से स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा हर साल आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम देखिए आयोजित किया गया है अभी हाल ही में 20 से लेकर के 24 अगस्त तक वाटर फ्रंट कांग्रेस सेंटर में जो है आयोजित किया गया, ध्यान रखिएगा किया गया है ये, ठीक है। अगर हम बात करें इस कार्यक्रम की तो यह एक गैर लाभकारी कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जो जल संकट है, जो कि कई अन्य समस्याओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय जल संकट भी, उसके समाधान को विकसित करना इसका बेसिकली उद्देश्य है। अगर हम बात करें पानी, देखिए पानी जो है प्रकृति के सबसे आवश्यक उपहारों में से एक है जिसकी हमें अपने हर दिन यानी कि दैनिक जीवन में इसकी हमेशा आवश्यकता पड़ती है। पीने से लेकर के सफाई तक पानी हमारे जीवन में कई उद्देश्यों को पूरा करता है, इसलिए इसका जो है संरक्षण करना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक तरीके से पानी जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय जल संकट बना हुआ है और पानी के संरक्षण के लिए, ठीक है, एक तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जो विश्व जल सप्ताह मनाया गया 20 से लेकर के 24 अगस्त तक वाटर फ्रंट कांग्रेस सेंटर में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रेखा थाविसीन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो रेखा थाविसीन किस देश के प्रधानमंत्री दोस्तों चुने गए? ऑप्शंस आप देख ही रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों थाईलैंड के, ठीक है। तो यहाँ पे थाईलैंड के संपत्ति कारोबारी प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रेखा थाविसीनी। इनको संसदीय मतदान में निर्णायक जीत के बाद जो है थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। अगर हम बात करें विधानसभा में इनको 2/3 सदस्यों के समर्थन से संसदीय चुनाव में कि 60% थाविसीन की जीत से 100 दिन पहले हुए चुनाव के बाद कई हफ्तों से चली आ रही जो राजनीतिक अनिश्चितता है उसको जो है समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री के रूप में जो है रेखा थाविसीन का चुनाव गठबंधन राजनीति के लिए एक नया, एक तरीके से देखिए गठबंधन की राजनीति हुई है, एक तरीके से कई जो है पार्टियों ने मिल करके ये राजनीति जो है सत्ता बनाया है जिसमें प्रधानमंत्री को चुना गया है। इनके सामने संभावित रूप से नाजुक गठबंधन सरकार को एक साथ रखने का चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसमें देखिए गठबंधन में शाही सेना से संबद्ध जो है पार्टियां भी शामिल है। 2006 और 2014 की बात करें तो तख्ता पलट की योजना बनाने की कुख्यात सेना जिसने देखा जाए फ्यो थाई सरकारों को गिरा दिया था, इस गठबंधन में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है। तो एक तरीके से जो तख्ता पलट करने की योजना जो बनाई थी सेना जिसने फ्यो थाई सरकार को गिरा दिया था वो भी इनके गठबंधन में शामिल है, इसलिए इनके सामने एक चुनौतीपूर्ण कार्य है इस सरकार को चलाना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये यानी कि बात करें रेखा, ठीक है, रेखा थाविसीन जो कि थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए, ठीक है। अगला प्रश्न है जो कि दिवस से संबंधित है कि हाल ही में कब दास व्यापार और इसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया? कब मनाया गया दोस्तों? ये मनाया गया है, ध्यान रखिएगा 23 अगस्त को मनाया गया, ठीक है। तो दास व्यापार और इसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस देखा जाए 23 अगस्त को मनाया गया। यह देखा जाए उस दिन को याद दिलाता है। 23 अगस्त क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो बात है 1791 की, ठीक है, 23 अगस्त 1791 की बात है। तो सेंट डोमिंगो में एक विद्रोह दास व्यापार के खिलाफ शुरू हुआ था जिसे हैती कहा गया, ठीक है, कहा जाता है। इस वर्ष की थीम की बात करें, इस दिवस की थीम क्या थी? तो परिवर्तनकारी शिक्षा के माध्यम से नस्लवाद की दास्ता की विरासत से लड़ना इस वर्ष की थीम थी। बात करें इस दिन जो है, इस दिन का विद्रोह 1998 में पहली बार जो है मनाया गया था और इसे जो है नामित किया गया था यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। और 1991 में सेनेगल में भी इसको मनाया गया था। 25 वर्ष, अगर हम बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार है इसको कब समाप्त कर दिया गया था? तो 25 मार्च 1807 को जो है अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ से आपका स्टैटिक्स जीके भी बन सकता है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी हम दिवस की बात करें तो 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने गाओफेन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो गाओफेन जो कि एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आप देख रहे हैं,
चीन है, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया या फिर जापान है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए है चीन है। ठीक है, चीन ने जो है गाओफेन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। तो चीन ने जो कि चीन का एक प्रांत है, चीन का जो जियोक्वान सैटेलाइट है लॉन्च सेंटर है, वहां से एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 1204 अंतरिक्ष में भेजा है। ठीक है, उपग्रह जो कि गाओफेन 1204 है को लॉन्ग मार्च 4C वाहक रॉकेट से लॉन्च किया गया है और ये सफलतापूर्वक जो नियोजित कक्षा थी उसमें प्रवेश कर गया है। अगर हम गाओफेन की बात करें, ये जो उपग्रह है इसका इस्तेमाल किसमें किया जाएगा, तो ये भूमि सर्वेक्षण के लिए, शहरी नियोजन, सड़क नेटवर्क डिजाइन, फसल उपज अनुमानों, आपदा राहत सहित विभिन्न क्षेत्रों में जो है इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इस प्रक्षेपण लॉन्ग मार्च श्रृंखला के वाहक रॉकेट की कौन सी उड़ान थी दोस्तों, तो 484वें उड़ान का मिशन का प्रतीक था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन को किसने अंतरिक्ष में भेजा है, तो चीन ने भेजा है। चलिए आज के हम लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में चौथी G20 संस्कृत कार्य समूह, ठीक है, की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो G20 संस्कृत कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई, ऑप्शंस आप देख रहे हैं। देखिए ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है। तो G20 संस्कृत कार्य समूह की जो बैठक है ये अगस्त में आयोजित शुरू हुई है। ठीक है, जो कि वाराणसी में आयोजित किया गया। इसका लक्ष्य क्या है इस बैठक का, तो संस्कृति को नीति निर्माण के केंद्र में रखते हुए कार्यवाही योग परिणामों पर पहुंचना इसका उद्देश्य है। G20 संस्कृत समावेशी विकास हेतु वैश्विक आख्यान को आकार देना है। संस्कृत मंत्रियों की बैठक के एक भाग के रूप में वाराणसी में जो है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बहुपक्षवाद में भारत के अटूट विश्वास को उजागर करने हेतु, ठीक है, ये जो बैठक हुई है कल्चर यूनाइटेड और अभियान की स्मृति के एक विशेष डाक भी टिकट जारी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो चौथी G20 संस्कृत कार्य समूह बैठक हुई है दोस्तों, ये हुआ है वाराणसी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि देखिए दुबई में, ठीक है, UAE के शहर दुबई में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने स्वर्ण और रजत पदक जीता है। अगर हम बात करें स्वर्ण पदक किसने जीता है दोस्तों, तो हनी डबास ने जीता है, और रजत पदक किसने जीता है, तो राहुल, ठीक है, जोगराजिया ने जीता है। वही बात करें, देखिए भी हाल ही में हमारा चंद्रयान 2 जो कि एक सफल लैंडिंग किया है दोस्तों मून पर, और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया। इसके पहले किसने सफल लैंडिंग किया चंद्रमा पे, तो USA ने किया, रूस ने किया था, चीन ने किया है। खेलो इंडिया महिला लीग का जो नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया दोस्तों, अस्मिता महिला लीग कर दिया गया। राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। किस राज्य सरकार ने, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। वहीं हाल ही में NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने हैं, कौन बने, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी बने हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाइए डाउनलोड करिए, ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए दोस्तों। फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।